Dear friend, I hope you are doing great. Welcome to my channel. If you have not subscribed it, please subscribe it, press the bell icon, hit the like button also. As you know, we have already covered 20 questions of the geography. If you have not watched, please visit all of that and watch all of that. That can enhance your knowledge regarding geography. And I have already created a playlist regarding history, political science and economics. If you have not visited that, please visit on that. That will enhance your knowledge regarding government exam, because if you will able to clear all the GS paper, then it would be easy for you to clear the government exam. Let's get started. And these questions are these beneficial for the UPSC and all the class 1 officer exam. और ये वीडियो हिंदी और इंग्लिश में रहेगा. लेट्स गेट स्टार्टेड बिगिनिंग विद द 21st क्वेश्चन. 21st क्वेश्चन है, विद रेफरेंस टू द सिस्मिक वेव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर करेक्ट. जो सिस्मिक वेव होती हैं उनके बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन सी करेक्ट है. सिस्मिक वेव और मैकेनिकल वेव. क्या सिस्मिक वेव जो होती हैं मैकेनिकल वेव होती हैं, जो अर्थ के द्वारा के साइड में आती हैं, उससे पहले आती हैं, उनको सिस्मिक वेव बोला जाता है. क्या वो मैकेनिकल वेव है? मैकेनिकल वेव का मतलब ये होता है जिसको प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए उसको मीडियम की ज़रूरत होती है, उसको ही मैकेनिकल वेव बोलते हैं. And the second one is seismic wave propagate faster through the gaseous medium. क्या वो जो सिस्मिक वेव हैं वो गैस के थ्रू फास्ट दौड़ती हैं और सॉलिड और लिक्विड के कम. सरफेस वेव हैव ए हायर फ्रीक्वेंसी देन द बॉडी वेव. सिस्मिक वेव दो टाइप की होती हैं, सरफेस वेव और बॉडी वेव. जो अंदर से आती हैं उनको बोलते हैं बॉडी वेव, और जो सरफेस वेव है जो बिल्कुल सरफेस पे, मान लो अर्थ के क्रस्ट पे वेव करती हैं या प्रोपोगेट करती हैं, आगे बढ़ती हैं, तो उनको क्या इनमें बोला गया कि वो हायर फ्रीक्वेंसी होती है. क्या फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ का आपको पता होगा कि 1 मिनट में जो 1 सेकंड में ज़्यादा बार ऊपर नीचे जाए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. और वेव जैसे क्या है, ये है, मान लो जो 1 सेकंड में ज़्यादा ऊपर नीचे जाए उसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी. और जो ये दोनों बीच की दूरी होती है वो वेवलेंथ होती है, एक बार में कितना दूर जा रही है. तो इसमें बोला गया कि हायर फ्रीक्वेंसी होती है क्या सरफेस वेव की. और बॉडी वेव क्या है, इसलिए बॉडी वेव से जल्दी पहले पहुंचती हैं, अर्थ को एक आता है जब उसके पहले. सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड बिलो. करेक्ट आंसर बताना नीचे जाइए कोड के अकॉर्डिंग. और ये हिंदी में क्वेश्चन आंसर प्रोवाइड किए हुए हैं. इसका करेक्ट आंसर ए है. आपको साथ के साथ क्वेश्चन अटैम्प्ट करते जाने हैं, जिससे क्या है आप लंबे टाइम तक चीज़ों को याद रख पाओगे. एक्सप्लेनेशन देखते हैं. सिस्मिक वेव और एनर्जी वेव मतलब एक ऊर्जा है दैट ट्रेवल थ्रू द लेयर ऑफ द अर्थ. ये लेयर ऑफ द अर्थ के थ्रू आते हैं. दे आर रिजल्ट ऑफ द अर्थक्वेक, वोल्केनिक eruption, मैग्मा मूवमेंट एंड लैंडस्लाइड्स एंड इवन मैन मेड एक्सप्लोशन. मतलब आदमी बम विस्फोट वगैरह के एक्सपेरिमेंट करते हैं उसके थ्रू आती हैं, या वोल्केनो होगा या अर्थक्वेक होगा तब भी, ज्वालामुखी होगी या अर्थक्वेक आएगा, भूकंप आएगा तब भी ये आती हैं. सिस्मिक वेव और दी मैकेनिकल वेव होती हैं क्योंकि इनको मीडियम चाहिए होता है प्रोपोगेट करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए, प्रोपोगेशन बोलते हैं उसको. एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट. सिस्मिक वेव्स आर प्रोपोगेट फास्टेस्ट थ्रू द सॉलिड. आपको पता है जिसको मीडियम की जरूरत होती है, जो मैकेनिकल वेव होती हैं सॉलिड से ज़्यादा आती हैं. जैसे ये आप आयरन रोड में से देखेंगे ना, तो यहाँ से आपको थोड़ा सा कुछ को उसको हैमरिंग करना है या कुछ उस पर लगाना है, तो जैसे ही मान लो साउंड वेव जाती है ना, वैसे ही साउंड वेव भी एक मैकेनिकल वेव है. वही ये मेटल से फास्ट दौड़ती है, फिर लिक्विड से, फिर गैस से. एंड थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि बॉडी वेव और दी सरफेस वेव आर टू मेन टाइप्स ऑफ सिस्मिक वेव. बॉडी वेव्स कैन ट्रेवल थ्रू दी अर्थ इनर लेयर. मतलब जो बॉडी वेव है इनर लेयर के थ्रू आती हैं, और मेंटल और क्रस्ट जिसको बोलते हैं, और बीच में सेंटर होता है. बट सरफेस वेव कैन ओनली मूव अलॉन्ग द सरफेस ऑफ द प्लेनेट लाइक रिपल ऑन वाटर. जैसे वाटर के में वेव जाती है ना, रिपलिंग बोलते हैं उसको, एक दूसरे के ऊपर लेयर चढ़ती जाती हैं, उनको रिपलिंग बोलते हैं. अर्थक्वेक रेडिएट सिस्मिक एनर्जी एज बोथ बॉडी एंड सरफेस वेव. अर्थक्वेक आता है जब सरफेस वेव भी आती हैं और बॉडी वेव भी आती हैं. बॉडी वेव हैव ए हायर फ्रीक्वेंसी देन द सरफेस वेव. जो बॉडी वेव है उनकी सरफेस वेव से ज़्यादा फ्रीक्वेंसी होती है. वहाँ पे क्वेश्चन में अपोजिट दिया गया था कि क्या सरफेस वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है? नहीं, बॉडी वेव की फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है.
आपको इस ट्रिक से याद कर सकते हो इसको कि बॉडी के अंदर एनर्जी ज़्यादा होती है, बाहर कम होती है। इससे आपको याद रहेगा कि फ्रीक्वेंसी, जिसकी एनर्जी ज़्यादा है उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा रहेगी। एंड सरफेस वेव व्हेन अर्थक्वेक स्ट्राइक्स, ये क्या है, अर्थक्वेक आता है तब उससे पहले बॉडी वेव पहले आ जाती है सरफेस वेव से, हमें ज़मीन पे फील होती है लेट में, पहले हमारे अंदर जो धरती के अंदर से हैं बॉडी वेव पहले आ जाती हैं। 22nd क्वेश्चन देखते हैं। द मंगोलियन कंजूर विच वाज रिसेंटली इन द न्यूज़ इन द टेक्स्ट रिलेटेड टू, मतलब ये क्या है, न्यूज़ में था, खबरों में था। मंगोलियन कंजूर क्या है, एक टर्म यूज़ की गई है, उसके बारे में स्टेटमेंट दी गई है। ऑप्शन ए है इस्लाम, क्या इस्लाम से रिलेटेड है मंगोलियन कंजूर। बी है ताओइज्म, ताओवाद, ताओइज्म। या सी है कन्फ्यूशियज्म, मतलब ये क्या विचारधारा है, ये धर्म है। और डी है बुद्धिज्म। तो आप अपना आंसर मार्क कीजिए, यह है बुद्धिज्म से रिलेटेड है ये मंगोलियन कंजूर। द मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर हैज़ टेकन अप द प्रोजेक्ट ऑफ द रिपेयरिंग 108 वॉल्यूम ऑफ द मंगोलियन कंजूर बाय द मार्च 72। मतलब जो है मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर ने 108 कंजूर को रिवाइव करने की बात कही गई है 2022 के मार्च तक, अंडर द नेशनल मिशन फॉर मैन्युस्क्रिप्ट। मैन्युस्क्रिप्ट होता है कि किसी चीज़ पे लिखी हुई, पत्थर पे लिखी हुई कोई चीज़ें होती हैं, उसको मैन्युस्क्रिप्ट बोलते हैं। मंगोलियन कंजूर क्या है, बुद्धिस्ट कैनोसियल टेक्स्ट इन दी 108 वॉल्यूम, मतलब बुद्ध धर्म के बारे में उसमें 108 वॉल्यूम में लिखा हुआ है। जैसे बुक के वॉल्यूम होते हैं, वॉल्यूम 1 वॉल्यूम 2, 108 वॉल्यूम में लिखा हुआ है। इज कंसिडर्ड टू बी द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलीजन टेक्स्ट इन मंगोलिया। मंगोलिया जैसे हमारे इंडिया और चाइना के, मान लो इंडिया के ऊपर जैसे क्या आता है, यहाँ पे चाइना आ जाता है, चाइना के बीच में मंगोलिया आता है और फिर रसिया आता है, इनके बीच में सैंडविच है मंगोलिया। तो मंगोलिया में बहुत पवित्र माना जाता है बुद्ध धर्म का। जैसे हमारे इंडिया में कम है बुद्ध धर्म के अनुयायी, बट बाहर के देशों में बहुत ज़्यादा है। जैसे मंगोलिया में बहुत ज़्यादा इसको पूजनीय माना जाता है। इन द मंगोलियन लैंग्वेज कंजूर मीन्स कंसाइज ऑर्डर, मतलब एक सीमित, कंसाइज ऑर्डर मतलब एग्जैक्ट टू द पॉइंट बोलते हैं उसको, कंसाइज स्टडी बोलते हैं ना उसको, वही कंसाइज ऑर्डर है। द वर्ड्स ऑफ द लॉर्ड बुद्धा इन पर्टिकुलर, जैसे जो लॉर्ड बुद्धा ने वर्ड्स दिए थे उनको कंसाइज ऑर्डर में लगाना, एक बढ़िया तरीके से लगाना जैसे ही वो थे। इट हैज़ बीन ट्रांसलेट फ्रॉम द तिब्बतन एंड इज रिटन इन क्लासिकल मंगोलियन। तिब्बत में भी बुद्धिस्ट फॉलो करते हैं, जो तिब्बत में ये थी, इसको मंगोलियन लैंग्वेज में ट्रांसक्रिप्ट किया गया है, इसको ट्रांसलेट किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 23rd क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द कूल टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट। इसमें बोला गया है कि जो कूल टेम्परेचर है ईस्टर्न, जो ईस्टर्न साइड है, मार्जिन क्लाइमेट बोलते हैं उसको। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज आर इनकरेक्ट, इनकरेक्ट स्टेटमेंट पूछा गया है। फर्स्ट स्टेटमेंट देखते हैं, इट हैज़ फीचर्स ऑफ द बोथ कॉन्टिनेंटल एंड मैराइन क्लाइमेट। कॉन्टिनेंटल होता है जो मतलब महाद्वीप के ऊपर रहता है, और ये होता है मैरीटाइम होता है जो समुद्र के ऊपर होता है, ओशियन का क्लाइमेट रहता है। क्लाइमेट होता है मतलब क्लाइमेट और वेदर में डिफरेंस होता है कि वेदर होता है पर्टिकुलर डे का, आज बारिश हो रही है, रेनी वेदर है। क्लाइमेट होता है कि एक सप्ताह का या एक महीने का वेदर का डाटा इकट्ठा करना ही क्लाइमेट बोलते हैं उसको। यही डिफरेंस होता है वेदर और क्लाइमेट में। तो इसमें पूछा गया कि जो वालो ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट है, क्या उसमें फीचर्स होते हैं, उसमें जो गुण होते हैं कॉन्टिनेंटल और मैरीटाइम क्लाइमेट दोनों के होते हैं। एंड द सेकेंड स्टेटमेंट इज द समर्स आर वार्म एंड वेट। जो गर्मियाँ होती हैं गर्म होती हैं और गीली होती हैं, मतलब थोड़ा सा चिपचिपापन रहता है। वेयर विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई। विंटर्स में जैसे हमारी स्किन बोलते हैं ना ड्राई होगी, तो क्या विंटर कोल्ड या ड्राई होती है, खुश्की होती है एयर में। एंड द थर्ड ऑप्शन इज दो रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर देर इज ए डिस्टिंक्ट विंटर मैक्सिमम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज। मतलब पूरे साल बारिश होती है इसमें, तो देर इज ए डिस्टिंक्ट विंटर मैक्सिमम ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज। वेस्टर्लीज किसको बोलते हैं, देखो जो वेस्ट की तरफ से आती हैं ईस्ट में जाती हैं, वेस्टर्लीज जो ऐसे हवा जाएंगी उनको वेस्टर्लीज बोलते हैं। आपने पढ़ा भी होगा जैसे ज्योग्राफी में, क्योंकि यहाँ पे हम 0 डिग्री मानते हैं जिसको बोलते हैं हम भूमध्य रेखा, उसके ऊपर 30 डिग्री पे 23.5 डिग्री पे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो बोलते हैं, और 23.5 डिग्री पे नीचे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न बोलते हैं।
ऊपर फिर पोल आ जाते हैं। तो इसलिए क्या है, हमारी जलवायु कैसी रहती है कि देखा जाता है कि मान लो यहाँ से तो यहाँ जाती है, ईस्टर्लीज जाती है, जो 23.5 डिग्री से मानते हैं ऐसे जाती हैं, इसको ईस्टर्लीज बोलते हैं। ईस्ट से वेस्ट जाती है। वेस्टर्लीज बोलते हैं जो ऐसे जाए, मतलब इसमें क्या होता है, ऐसे आए, ये भी ईस्टर्लीज है। तो वेस्टर्लीज क्या होती है, ऐसे जाती है, जो ये जाती है, ये जाती हैं वेस्टर्लीज, इसको जो वेस्ट से ईस्ट जाती हैं। आई होप आपको विंड डायरेक्शन का पता चल गया होगा कि रेनफॉल पूरे साल होता है। तो देर इज ए डिस्टिंक्ट विंटर मैक्सिमम ड्यू द इफेक्ट ऑफ द वेस्टर्लीज, मतलब अलग तरह की विंटर होती है क्या, इसके वेस्टर्लीज के इफेक्ट से, मतलब पश्चिमी हवाओं की तरफ से। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग कोड्स बिलो। आप अपना आंसर मार्क कीजिए, साथ के साथ मार्क करते चले। यहाँ गलत होता है कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पे आपको सीखने को मिलेगा और लंबी चीज़ याद रहेंगी लंबे टाइम तक। इसका ए आंसर है सेकंड ओनली, बी है सेकंड एंड थर्ड, डी सी है थर्ड ओनली और डी है फर्स्ट एंड सेकंड। तो इसका सी आंसर करेक्ट है, फर्स्ट इसका करेक्ट है। कूल टेम्परेचर, जो कूल टेम्परेचर है मतलब कूल टेम्परेट ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट, और इसको लोरेंटियन क्लाइमेट भी बोलते हैं। तो आपको एक नंबर का एक लाइनर वन लाइनर क्वेश्चन होगा कि लोरेंटियन क्लाइमेट किसको बोलते हैं, जो ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट बोलते हैं उसको टेम्परेचर, कूल टेम्परेचर ईस्टर्न मार्जिन क्लाइमेट को भी लोरेंटियन क्लाइमेट बोलते हैं। इसमें क्या फीचर होते हैं, जो कॉन्टिनेंटल का भी, जो मान लो महाद्वीप पे भी आपके होता है, और जो मैराइन क्लाइमेट है जो पानी के ओशियन के ऊपर भी रहता है, वही क्लाइमेट, दोनों का कम्बिनेशन है ये इंटरमीडिएट, मतलब बीच का क्लाइमेट है इन दोनों के बीच का। ब्रिटिश एंड द साइबेरियन टाइप्स ऑफ द क्लाइमेट, मतलब ब्रिटिश मान लो जहाँ पे इंग्लैंड में जो क्लाइमेट रहता है, या साइबेरियन रीजन जो रसिया का बिल्कुल ठंडा रहता है, तो इनके बीच का मीडियोकर है कोई, जिसमें मतलब ना तो बिल्कुल ठंडी रहती है ना बिल्कुल गर्म रहता है। विंटर्स आर दी ड्राई, मतलब विंटर क्या सूखी होती है, कोल्ड विद द टेम्परेचर वेल बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब सर्दियों में ठंड पड़ती है बिल्कुल बर्फ़ गिरने के पॉइंट से भी नीचे, 0 डिग्री से भी नीचे रहता है, पर ड्राई रहती हैं, खुश्क रहती हैं। समर्स आर वार्म एंड वेट लाइक ट्रॉपिक्स, जैसे ट्रॉपिक्स में हम रहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में रहते हैं कंट्री, उनको ट्रॉपिक्स बोलते हैं। यहाँ पे क्या है, गर्मियों में बारिश रहती है, वेट रहती हैं गर्मियाँ, और क्या वार्म रहती हैं, गर्म रहती हैं, लू भी चलती हैं। एंड द थर्ड वन इज दो द रेनफॉल अकर्स थ्रू आउट द ईयर देर इज ए डिस्टिंक्ट समर मैक्सिमम ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स। इसका स्टेटमेंट थर्ड इनकरेक्ट है, क्योंकि जो बोला गया रेनफॉल यद्यपि जो पूरे साल बारिश रहती है, वर्षा रहती है, ये डिस्टिंक्ट समर मैक्सिमम ड्यू टू ईस्टर्ली विंड्स फ्रॉम द ओशियन, मतलब इनमें डिस्टिंक्ट रहता है, ओशियन का जो क्लाइमेट है उससे अलग रहती हैं। विंटर्स आर कोल्ड एंड ड्राई ड्यू टू द वेस्टर्लीज दैट ब्लो फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट। विंटर क्या किस लिए रहती हैं, जो कोल्ड एंड ड्राई इसलिए रहती हैं वेस्टर्लीज के इफेक्ट से, दैट ब्लो फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द कॉन्टिनेंट, मतलब अंदर की तरफ से, कॉन्टिनेंट की तरफ से आती हैं, जो समुद्र से आती हैं वो नहीं है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 24th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम फॉर द नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी। स्पेशल लिक्विडिटी स्कीम के बारे में बात की गई है, ये करंट का क्वेश्चन है। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी हमने कई बार पढ़ लिया कि जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, जो घर बनाते हैं उनके लिए फाइनेंस देते हैं, और ये बैंक नहीं होते, बस ये क्या फाइनेंस का काम करते हैं, छोटी मोटी कंपनियां हैं। इसको जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप को भी नॉन बैंकिंग, मतलब सेल्फ हेल्प ग्रुप, कुछ आदमी इकट्ठा होकर पैसे इकट्ठा कर लेते हैं, एक बंदे को लोन दे देते हैं, उसको ही सेल्फ हेल्प ग्रुप बोलते हैं। तो उसको नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन में बोला जाता है, कंपनीज में बोला जाता है। तो उनके बारे में स्टेटमेंट देखिए, फंड्स विल बी प्रोवाइडेड थ्रू बजटरी एलोकेशन, मतलब बजट में अलग एलोकेशन होता है क्या नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को। एंड द सेकंड वन इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज रजिस्टर एज ए कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी इनएलिजिबल फॉर द स्कीम, मतलब जो क्या है इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पे इनका रजिस्ट्रेशन होता है क्या, ये स्कीम के लिए अवेलेबल नहीं रहती। एंड द थर्ड वन इज एलिजिबल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शुड बी रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड। इन्वेस्टमेंट ग्रेड रहता है कि मान लो ग्रेड दी जाती हैं, जैसे आपने सुना होगा मूडी एंड फिच के बारे में, जो ग्रेड बताती हैं कि भाई ये जंग ग्रेड में चला गया, कि यहाँ पे पैसा लगाना तो डुबोने के आसपास है, जंग ग्रेड बोलते हैं। जैसे वो AAA आपने फाइनेंस के पेपर में पढ़ा होगा कि AAA रेटिंग दे देते हैं, फाइनेंशियल रेटिंग एजेंसी होती हैं, या BB दे देते हैं, क्या वैसे भी इनमें भी इम्प्लीमेंट होता है क्या। विच ऑफ द अबोव स्टेटमेंट्स आर करेक्ट।
ऊपर दी गई स्टेटमेंट में से कौन सा करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट एंड सेकंड, बी सेकंड एंड थर्ड, सी फर्स्ट एंड थर्ड, डी है फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। इसका बी आंसर है। रिसेंटली ये न्यूज़ में था कि जुलाई 2020 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ अप्रूव्ड ए स्कीम टू इम्प्रूव द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी और हाउसिंग फाइनेंस कंपनी। मतलब जो घर बनाने के लिए लोन देते हैं या जो मतलब बैंक नहीं है, बस वो फाइनेंस करते हैं, पैसा उपलब्ध कराते हैं। तो स्पेशल पर्पज़ व्हीकल एक मतलब उनको लिक्विडिटी देने के लिए जुलाई 2020 में एक स्कीम आ गई थी कि इनको पैसा प्रोवाइड करना है टू अवॉइड पोटेंशियल सिस्टमेटिक रिस्क इन द फाइनेंशियल सेक्टर। मतलब अगर मान लो जो बिल्डिंग बना रहे हैं उनके पास पैसा नहीं रहेगा तो फाइनेंशियल नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी इनको बैंक से लोन लेना होता है। तो अगर ये डूब जाएंगी तो बैंक भी डूब जाएगा, जिसमें क्या है वो पे नहीं कर पाएंगे तो बैंक डूब जाएगा, तो हमारी इकोनॉमिक सिचुएशन गड़बड़ा जाएगी। फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट है क्योंकि आरबीआई विल प्रोवाइड फंड्स फॉर द स्कीम बाय सब्सक्राइबिंग टू द गवर्नमेंट गारंटीड स्पेशल सिक्योरिटी इश्यूज बाय द स्पेशल पर्पज व्हीकल एस्टैब्लिश्ड बाय द एसबीआई कैप। एसबीआई कैपिटल के बारे में हमने पढ़ा था कि जो नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी के लिए स्पेशल पर्पज व्हीकल बोला गया है, मतलब एक स्पेशल स्कीम है कि जो पैसा प्रोवाइड करा रहा है नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनियों को। स्टेटमेंट 2 करेक्ट है क्योंकि जो ओनली द नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी या माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशन जो छोटे लेवल पे फाइनेंस प्रोवाइड कराते हैं दैट आर रजिस्टर्ड विद इन दी आरबीआई एक्ट 1934 के अंदर ये रजिस्टर होती हैं और ये लिक्विडिटी स्कीम के अंदर आती हैं। द स्कीम एक्सक्लूड दो द नॉन फाइनेंस विच आर रजिस्टर्ड द कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी, उनको मतलब उनको निकाल दिया जाता है जो कि कोर इन्वेस्टमेंट कंपनी के तौर पर रजिस्टर किया हुआ है जिन्होंने। हाउसिंग फाइनेंस कंपनी दैट आर रजिस्टर्ड अंडर द नेशनल हाउसिंग बैंक 1987 आर एलिजिबल फॉर द स्कीम। मतलब एसबीआई कैपिटल ने ये बात है कि पिछले साल जुलाई में यहाँ पे घाटा आ गया था कि आदमियों के पास पैसा नहीं रहा था, हाउस जो घर बना रहे हैं, जो घर का लोन देते हैं, हाउस लोन देते हैं उनके पास। तो एसबीआई कैपिटल बोलते हैं इसको पूरा फॉर्म में, एसबीआई कैपिटल ने एक ऐसी स्कीम लेके आए, स्पेशल पर्पज व्हीकल बोल दिया कि मतलब एक साधन है वो जिसके द्वारा फाइनेंस इन्फ्यूजन किया जाएगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को कम रेट में पैसे उपलब्ध कराएंगे ताकि आगे लोन दे सकें और काम न रुके। इकोनॉमी को रिवाइव करने का ये एक प्रोविजन था। पर जो कोर फाइनेंस कंपनी के नाम पे रजिस्टर है ना, वो इस स्कीम में एलिजिबल नहीं है, वो योग्य नहीं है। जो वैसे ही इनफॉर्मल जैसे टाइप में है जिनका रजिस्ट्रेशन नहीं है, जो सिर्फ आरबीआई एक्ट 1934 के अकॉर्डिंग रजिस्टर हो रखे हैं, बस वही एलिजिबल हैं। या फिर जो हाउसिंग फाइनेंस कंपनी 1987 के एक्ट के दौरान रजिस्टर हो रखे हैं वही एलिजिबल हैं। थर्ड स्टेटमेंट इसका करेक्ट है। टू बी एलिजिबल फॉर द स्कीम ए पर्टिकुलर नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी शुड बी रेटेड इन्वेस्टमेंट ग्रेड। मतलब इन्वेस्टमेंट ग्रेड के तौर पे इसको नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी को रजिस्टर करना है, रेटिंग करना है। क्यों? क्योंकि तब तक इन्वेस्टमेंट इसमें पैसा लगाएंगे नहीं आदमी, तो कैसे ये आगे चलेगी। तो इसको एक प्रोविज़न दे रखा है कि इन्वेस्टमेंट ग्रेड दे रखी है इसको कि हाँ भाई अपना पैसा लगा सकते हो आप, इसको ऐसी ग्रेड दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 25th क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द डस्ट पार्टिकल विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स इज और आर इनकरेक्ट। डस्ट पार्टिकल के बारे में स्टेटमेंट दी हुई है, कौन सी इनकरेक्ट है। फर्स्ट स्टेटमेंट, इट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल सस्पेंडेड इन द एटमॉस्फेयर। क्या जो धूल के पार्टिकल रहते हैं क्या वो सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल जो सस्पेंडेड लटके रहते हैं इन द एटमॉस्फेयर विच वेरी इन कंपोजिशन, सोर्स एंड साइज। क्या इनका अलग अलग सोर्स रहता है, कंपोजिशन रहता है। एंड द सेकंड स्टेटमेंट इज हायर कंसंट्रेशन ऑफ द डस्ट पार्टिकल आर फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट रीजन। मतलब जो हायर कंसंट्रेशन है ज़्यादा कहाँ पे मिलते हैं कि ये सब ट्रॉपिकल, जो ट्रॉपिकल का मान लो सब बोलते हैं, जो आधा हिस्सा बोलते हैं, ट्रॉपिक्स ऑफ कैंसर और ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो है एक मान लो एक पट्टी सी है जहाँ पे सब ट्रॉपिकल बोलते हैं। एंड टेम्परेट रीजन क्या इनमें ज़्यादा कंसंट्रेशन पाया जाता है। द कंसंट्रेशन इंक्रीज एज वी गो हायर एल्टीट्यूड इन द एटमॉस्फेयर। मतलब जितना ऊपर जाएंगे क्या हम कंसंट्रेशन बढ़ता जाता है। सेलेक्ट द करेक्ट आंसर कोड्स गिवन बिलो। कोड्स ये होता है कि फर्स्ट एंड सेकंड या जो ये दिए जाते हैं इनको कोड्स बोलते हैं कि कोड दिया गया कौन सा ठीक है। ए फर्स्ट ओनली, बी थर्ड ओनली, सी सेकंड एंड थर्ड और डी फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। आप अपना आंसर मार्क कीजिए। इसका सॉल्यूशन बी है, बी का आंसर करेक्ट है।
इट कंसिस्ट ऑफ द मिक्सचर ऑफ द सॉलिड एंड लिक्विड पार्टिकल्स, मतलब सॉलिड भी पार्टिकल रहते हैं, धूल मिट्टी, या लिक्विड पार्टिकल भी रहते हैं, पानी भी रहता है, इनका साइज भी कंपोजिशन अलग अलग रहते हैं, इसलिए ये। और स्टेटमेंट 2, डस्ट पार्टिकल आर फाउंड इन द सब ट्रॉपिकल एंड टेम्परेचर एट ए हायर कंसनट्रेशन, मतलब सब ट्रॉपिकल एरिया में और टेम्परेट रीजन में हायर कंसनट्रेशन में ज़्यादा पाए जाते हैं। ड्यू टू ड्राई विंड्स इन द कंपेरिजन टू द इक्वेटोरियल एंड पोलर रीजन, मतलब इक्वेटर के पास और पोलर रीजन में तो क्या है, वहाँ पे कम रहते हैं, पर कंसंट्रेशन में क्या आ जाते हैं, टेम्परेट रीजन में और सब ट्रॉपिकल रीजन में ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि ड्यू टू ड्राई विंड्स, यहाँ पे ड्राई विंड्स रहती हैं, यहाँ पे वेट रहती हैं। थर्ड स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, दे आर जनरली कंसंट्रेटेड इन द लोअर लेयर्स ऑफ द एटमोसफियर बट टाइम्स कन्वेक्शन होता है, जो एयर मान लो गर्म होकर ऊपर उठती है उसको कन्वेक्शन बोलते हैं, जैसे ही गर्म होती जाएगी तैसे ऊपर उठती जाएगी, इसको कन्वेक्शन बोलते हैं। वैसे निचली लेयर में क्या है, ये ज़्यादा मिलते हैं जो डस्ट पार्टिकल हैं, पर क्या कन्वेक्शन के थ्रू, एयर के थ्रू ऊपर जाके भी कई बार मिल जाते हैं। ये स्टेटमेंट इनकरेक्ट है, मोस्टली नीचे वाली लेयर में ज़्यादा मिलते हैं ये, उसमें क्वेश्चन में बोला गया था क्या ऊपर ज़्यादा बढ़ते हैं ये। और फ्रेंड्स, आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को शेयर कीजिए, क्योंकि जिनको ज़रूरत है। और मैं बता देता हूँ आपको कि ये जो भी मैं कंटेंट डाल रहा हूँ, जो भी पढ़ा रहा हूँ, इससे पूरा सिलेबस कवर हो रहा है, और जो कि पेड कंटेंट है, जिसकी कीमत नियर अबाउट 80,000 1 लाख रुपये है, अगर कोई स्टूडेंट इसको परचेज करता है तो फ्रेंड्स, सभी के पास फाइनेंशियल कंडीशन ऐसे नहीं रहती कि जो यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो इस कोर्स को परचेज कर सकें। तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, जिनको ज़रूरत है उनके पास पहुँचे। 26 क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following are not direct source of the studying the interior of the earth? 26 क्वेश्चन में दिया गया कि जो डायरेक्ट सोर्स नहीं है स्टडिंग फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ, मतलब पृथ्वी के अंदर की चीज़ों को हम सर्च करते हैं, स्टडी करते हैं कि क्या क्या है अंदर इसके, तो उसके डायरेक्ट सोर्स बताए गए हैं। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सोर्स बताने डिफरेंस होता है। तो ड्रिलिंग क्या है, ड्रिल करके, जैसे ड्रिल मशीन यूज़ करते हैं, क्या ड्रिल करके हम उसको डायरेक्ट सोर्स है। मीटेरोइड्स, जैसे उल्कापिंड ऊपर से आके धरती में गिर के गड्ढा कर देते हैं बहुत बड़ा, क्या उससे हम स्टडी करते हैं। वोल्केनिक इरप्शन, नीचे से जैसे हमें क्रेस्ट बोलते हैं, जिसको छोटे से ज्वालामुखी का मुंह को क्रेस्ट बोलते हैं, क्रेटा बोलते हैं, क्रेटा। तो अगर मान लो वो पत्थर आते हैं जो ज्वालामुखी के थ्रू बाहर, तो उनकी स्टडी करके क्या हम, ये डायरेक्ट मेथड है। एंड द सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव हमने अभी डिस्कस किया कि जो अर्थक्वेक से पहले या वोल्केनो ज्वालामुखी फटने से पहले बॉडी वेव या सरफेस वेव रहती हैं, क्या उनसे हम जो डिसाइड करते हैं क्या वो डायरेक्ट सोर्स है स्टडी करने का। विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। फर्स्ट है, ए है फर्स्ट एंड थर्ड, बी है सेकंड एंड फोर्थ, सी है फर्स्ट एंड फोर्थ, और डी है सेकंड एंड थर्ड। इसका आंसर बी है करेक्ट। मोस्ट ऑफ आवर नॉलेज अबाउट द इंटीरियर ऑफ अर्थ, मतलब जो पृथ्वी के अंदर की जो बातें हमें पता चलती हैं, लार्जली बेस्ड ऑन द एस्टिमेट एंड इंटरफेरेंस, मतलब आइडिया लगा सकते हैं, हमें अंदर का एग्जैक्ट पता नहीं रहता। इंटरफेरेंस यानी एक दूसरी चीज़ों से इंटरफेयर करते हैं, मतलब निकालते हैं कि हाँ ये हो सकता है, ये हो सकता है। तो इसके क्या क्लासीफाइड दो में की गए हैं, डायरेक्ट मेथड में या इनडायरेक्ट मेथड में। डायरेक्ट मेथड में क्या आता है कि इन्फॉर्मेशन थ्रू द डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन विच एनालिसिस मैटर इनसाइड द अर्थ। डायरेक्ट मेथड में क्या है, अंदर के जो मान लो मटेरियल है, वहाँ पे माइनिंग की हुई है, खान खोदी गई है, जैसे कोयले की खान होती है, तो अंदर की हम चीज़ों को उनको टेस्ट करके लैब में बता देते हैं कि अंदर ये रहा होगा, इतने दिन पहले बना होगा ये चीज़ें हैं। और या फिर जो वोल्केनिक ज्वालामुखी फटती है उसके थ्रू मैग्मा, जो मोल्टन मैग्मा बोलते हैं, मोल्टन जो पिघली हुई चीज़ बाहर निकलती है, उसका स्टडी करके भी हम बता सकते हैं। डायरेक्ट मेथड आते हैं। इनडायरेक्ट सोर्सेज क्या रहते हैं, जैसे कि मीटेरोइड्स लाइक रीच टू द अर्थ ग्रेविटेशन। इसमें बोला गया कि जो मीटेरोइड्स हैं, उल्कापिंड हैं जो पृथ्वी पर गिरते हैं, उससे इनडायरेक्ट सोर्स है। मैग्नेटिक फील्ड है या सिस्मिक एक्टिविटी है, ये इनडायरेक्ट फील्ड है। मतलब डायरेक्ट हम मिट्टी को इसमें टच नहीं करते, बस दूसरी चीज़ों से आइडिया लगाते हैं कि हाँ इसका स्ट्रक्चर ऐसा है, तो अर्थ के अंदर भी ऐसा ही रहेगा, तो इनको इनडायरेक्ट बोलते हैं। तो ड्रिलिंग क्या होगा, इनडायरेक्ट मेथड हो गया, क्योंकि अर्थ सरफेस डायरेक्टली एक्सपोज टू द स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ। ड्रिलिंग प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन अबाउट द इंटीरियर ऑफ द थ्रू एनालिसिस ऑफ द मटेरियल करेक्टेड डिफरेंट डेप्थ्स। तो मतलब क्या है, ड्रिलिंग ऑफ द अर्थ सरफेस इज डायरेक्टली एक्सपोज, मतलब डायरेक्ट मेथड है ड्रिलिंग का। और origin of the earth and other heavy body are followed similar mechanism, therefore the material and the structure observed in the
मीटरॉइड्स आर सिमिलर टू द अर्थ। जैसे मीटियोर्स ऊपर से मान लो उल्का पिंड आके गिर गया तो वो बोलते हैं कि पहले पृथ्वी भी तो वैसे ही उसके सूर्य के चारों तरफ घूमती है, तो मीटियोरॉइड्स की जो स्ट्रक्चर होगी वो इसकी होगी, तो ये इनडायरेक्ट मेथड है। मतलब मीटियोरॉइड्स हम उल्का पिंड की स्ट्रक्चर डिसाइड करके इसका आइडिया लगाते हैं, इंटरफेरेंस करते हैं कि हाँ भाई इसका भी ऐसा ही रहा होगा। और जो डायरेक्ट खोद के हम मिट्टी डायरेक्ट अर्थ के अंदर की मिट्टी खोद के पता लगाते हैं उसको बोलते हैं डायरेक्ट सोर्स। इनडायरेक्ट सोर्स दूसरी चीज़ों से इंटरफेरेंस करते हैं। और वोल्केनिकल इरप्शन क्या है ये आपका पता ही है, क्योंकि ज़मीन की चीज़ें बाहर निकलती हैं तो इसको डायरेक्ट मेथड बोलेंगे। और फोर्थ इसका करेक्ट है, द स्टडी ऑफ द सिस्मिक वेव प्रोवाइड्स ए कंप्लीट पिक्चर ऑफ द लेयर इंटीरियर ऑफ द अर्थ। जो सिस्मिक वेव के हम इसको मान लो रिएक्टर स्केल्स पे डिसाइड करके पूरा टेस्ट करते हैं कि हाँ अंदर पृथ्वी के क्या क्या है, पर ये क्या है, इनडायरेक्ट मेथड है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ट्वेंटी सेवंथ क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। मतलब जो ट्रॉपिक साइक्लोन्स बनते हैं, साइक्लोन चक्रवात बनते हैं, उनके क्या कंडीशन रहती है। और ट्रॉपिकल साइक्लोन इसलिए बोलते हैं कि ट्रॉपिक्स के बीच में, जैसे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में बनते हैं तो ट्रॉपिकल साइक्लोन बोल देते हैं। लार्ज सी सरफेस विद द टेम्परेचर हायर देन 27 डिग्री। मतलब सी सरफेस ज़्यादा बड़ा होना चाहिए, टेम्परेचर क्या है 27 डिग्री से ज़्यादा होना चाहिए। सेकंड ऑप्शन, अब्सेंस ऑफ द कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स पढ़ना होगा आपने कि उनका अब्सेंस नहीं, यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होती क्या टेम्परेट रीजन में, ट्रॉपिकल रीजन में। माइनर वर्टिकल विंड वेरिएशन, जो विंड का क्या है वर्टिकल ऊपर से नीचे कम जाती है इसलिए क्या वेरिएशन कम होता है, इसलिए यहाँ पे बनते हैं। प्री एग्जिट वीक लो प्रेशर एरिया, पहले से ही लो प्रेशर एरिया रहता है क्या। अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल सिस्टम, मतलब सी लेवल से डाइवर्जेंस क्या होता है, ऐसे जाए, कन्वर्जेंट रहता है ऐसे आए। तो सी लेवल पे ये ऐसी विंड जाती हैं तो इसकी से ही क्या चक्रवात बनते हैं, आपको बताना है इसमें से स्टेटमेंट कौन सा है पांचों में से। जैसे ए है सेकंड फोर्थ एंड फिफ्थ, क्या ये करेक्ट है। बी है फर्स्ट थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ। सी है फर्स्ट एंड थर्ड। और डी है फर्स्ट फोर्थ एंड फिफ्थ। इसका बी आंसर करेक्ट है। द नेसेसरी कंडीशन फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन, स्टेटमेंट 1 करेक्ट है। लार्ज सी सरफेस टेम्परेचर हायर देन द 26 डिग्री। मतलब एक तो सी सरफेस होनी चाहिए, तभी हम बे ऑफ बंगाल की तरफ देखते हैं हमारे यहाँ पे ज़्यादा साइक्लोन आते हैं, सीवियर साइक्लोन आते हैं जिनकी स्पीड ज़्यादा 200 किलोमीटर पर आवर से भी ज़्यादा आते हैं, एक्सट्रीम सीवियर जो बोलते हैं। तो 27 डिग्री से ज़्यादा जिसकी मान लो टेम्परेचर है तो उस पर लार्जर सी सरफेस है तो उसको ही वही एक कंडीशन है साइक्लोन बनने की, इसलिए करेक्ट है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट इसलिए है क्योंकि कोरियोलिस फोर्स इज नेसेसरी फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन। कोरियोलिस फोर्स होती हैं जो, मतलब कोरियोलिस फोर्स उसको बोलते हैं अर्थ के मूवमेंट की वजह से जो फोर्स रहती हैं, जो ही मान लो परपेंडिकुलर रहती हैं इसी की, नहीं तो एयर ऐसे जाएगी, पर कोरियोलिस फोर्स की वजह से अर्थ घूमने की वजह से ऐसे जाती हैं एयर, इसको ही कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। तो ये बहुत नेसेसरी है साइक्लोन बनने के लिए, चक्रवात बनने के लिए। और इक्वेटर पे भी कोई भी साइक्लोन नहीं बनता क्योंकि वहाँ पे जीरो रहती है कोरियोलिस फोर्स, अर्थ के घूमने से जो फोर्स रहती है उसको कोरियोलिस फोर्स बोलते हैं। और इक्वेटर पे कोई भी साइक्लोन नहीं बनता। आगे आपके कहीं भी क्वेश्चन आ सकता है कि इक्वेटर पे साइक्लोन बनते हैं, नहीं वहाँ नहीं बनते क्योंकि कोरियोलिस फोर्स वहाँ पे जीरो है। और माइनर वर्टिकल विंड वेरिएशन, मतलब विंड का वेरिएशन नहीं होता है कि वर्टिकल होता है ऊपर, मतलब कम जाती है। ट्रॉपिकल जो एरिया है, ट्रॉपिक्स बोलते हैं जिसको, वहाँ पे कम जाती हैं। एंड फोर्थ स्टेटमेंट क्या है, प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर एरिया। लो प्रेशर एरिया जैसे क्या है, मान लो यहाँ पे जो मिडल ईस्ट कंट्री रहते हैं, मान लो सऊदी अरबिया वगैरह, यहाँ से हाई प्रेशर रहता है, इंडिया कॉन्टिनेंट पे लो प्रेशर रहता है, इसीलिए तो जो यहाँ पे ज़्यादा जो इंडियन ओशन के आसपास बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा साइक्लोन बनते हैं। यहाँ पे पहले से ही लो प्रेशर बन रहता है एटमॉस्फेयर की कंडीशन की वजह से, वो भी कंडीशन चाहिए। एंड अपर डाइवर्जेंस अबोव द सी लेवल सिस्टम, मतलब सी लेवल पे ऐसे हवा ऊपर जाती रहती हैं तो उसको ही, वो भी चक्रवात बनने के लिए
अब मान लो आपको बोलते हैं कन्वर्जेंट कंडीशन क्या बेस्ट है साइक्लोन बनने के लिए, नहीं, डाइवर्जेंट कंडीशन बेस्ट है। आप इसको ऐसे याद रख सकते हो, ऊपर की तरफ आवाज आएंगी उसको डाइवर्जेंस बोलते हैं, सी फ्लोर पे, सी सरफेस पे। तो upper layer of the atmosphere is necessary so the rising air currents with the cyclone continues to be the pump up out a low pressure maintained at the center। मतलब सेंटर में लो प्रेशर रहना चाहिए और 27 डिग्री टेम्परेचर रहना चाहिए, तभी चक्रवात बनते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 28 क्वेश्चन, विद रेफरेंस टू द लावा प्लेटस, मतलब लावा प्लेटूज के बारे में बोला। प्लेटू होता है पठार, लावा पठार कैसे बने, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट इनकरेक्ट है। द फर्स्ट स्टेटमेंट, दे आर रिच इन रेड एंड येलो सोयल, क्या वहाँ पे रेड और येलो सोयल ज़्यादा रहती है। सेकेंड स्टेटमेंट, दे आर इनफर्टाइल एंड नॉट सुटेबल फॉर द कल्टिवेशन, मतलब वहाँ पे उपज नहीं हो सकती, वहाँ पे कल्टिवेशन कृषि नहीं हो सकती। एंड द थर्ड वन इज कोलम्बिया प्लेटू इन द यूनाइटेड स्टेट इज लावा प्लेटू, जो कोलम्बिया प्लेटू है यूनाइटेड स्टेट में अमेरिका में, क्या उसको लावा प्लेटू बोलते हैं। इनमें से कौन सा आंसर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है फर्स्ट ओनली, बी है फर्स्ट एंड सेकेंड ओनली, सी है सेकेंड एंड थर्ड, और डी है फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड। इसका बी आंसर करेक्ट है। जो लावा प्लेटू आर द लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी। और फ्रेंड्स मैं ये जो हाईलाइट करके रखता हूँ, क्योंकि ये आंसर आपको इसलिए हाईलाइट करके रखता हूँ कि आप दोबारा से रिवाइज करोगे, चीज़ों को देखोगे तो आपको क्लियर होगा और लंबे टाइम तक याद रहेगा कि हाँ इसका ये ऑप्शन करेक्ट है। लावा प्लेटूज क्या है, लैंड फॉर्म्स क्रिएटेड बाय द वोल्केनिक एक्टिविटी, मतलब जब ज्वालामुखी फटेगी तो उससे बाहर लावा आएगा, तो उसके बाहर ठंडा होने के बाद, कल भी हमने पढ़ा था कि अगर 1500 डिग्री से नीचे आ जाएगा तो लावा जमने लगता है, तो उसके बाद वो जो पठार बन जाता है ऊपर से चपटा रहता है, क्योंकि पर्वत तो ऊपर से नुकीला रहता है, कोन फॉर्म में रहता है, बट वो फ्लैट हो जाता है तो उसको पठार बोलते हैं। वहाँ पे आदमी रहते हैं, जैसे हम दक्षिण का पठार बोलते हैं। तो वैन ए वोल्कन, जो ज्वालामुखी फटता है तो मैग्मा इज प्राइमली मेड ऑफ द बेसाल्ट एंड स्प्रेड्स एंड हार्डन इनटू लेयर, वो जम जाता है, लेयर बन जाती हैं, तो उसके बाद क्या लावा पठार बन जाता है। और लावा प्लेटू आर रिच इन ब्लैक सोयल, वहाँ पे काली मिट्टी रहती है, जैसे दक्षिण का पठार है। सेकेंड स्टेटमेंट इनकरेक्ट फिर है, क्योंकि लावा प्लेटू आर वेरी फर्टाइल एज दे रीच इन ब्लैक सोयल। आपको पता है महाराष्ट्र में गन्ना ज़्यादा होता है, काली मिट्टी होती है वहाँ पे, तो ये फर्टाइल रहते हैं, उपजाऊ रहती है, काली मिट्टी उपजाऊ रहती है। हैंस दे आर गुड फॉर कल्टिवेशन, कल्टिवेशन के लिए कपास भी वहाँ पे बहुत ज़्यादा होता है। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट, डेक्कन प्लेटू इन इंडिया, द कोलम्बिया प्लेटू इन द यूनाइटेड स्टेट एग्जाम्पल ऑफ द लावा प्लेटू। दक्षिण का पठार इंडिया में एक एग्जाम्पल है, और यूएस में भी जो बोलते हैं उसको कोलम्बिया प्लेटू आप आ सकते हो, कोलम्बो पे वहाँ पे जगह पे पठार है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 29 क्वेश्चन, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स, ये पेयर्स दिए हैं, जोड़े दिए हैं, उनमें से कौन सा करेक्ट है। जैसे सीरियल नंबर है, ये इंडिजिनस पीपल हैं, मान लो जो जाति रहती है, एसोसिएटेड रीजन किस एरिया में रहते हैं। जैसे बेडोन्स आपने न्यूज़ में सुना होगा, क्या अमेजन बेसिन में रहते हैं, जहाँ अमेजन फॉरेस्ट है, क्या वहाँ पे रहते हैं। और जो पिग्माइज बोलते हैं, हॉर्न ऑफ अफ्रीका में रहते हैं। हॉर्न ऑफ अफ्रीका में आपने मैप देखा होगा, तो जहाँ हम बोलते हैं इथोपिया वगैरह रहते हैं, क्या वहाँ पे रहते हैं, या जैसे हॉर्निक सिंग जैसा बन जाता है इथोपिया एरिया में, क्या पेगमाइज वहाँ रहते हैं। या बुशमैन क्या है, बुश झाड़ियाँ जो झाड़ियों में रहते हैं, वो कलाहारी डेजर्ट में रहते हैं, क्या जो भी कलाहारी डेजर्ट यहाँ पे माना जाता है, जो अफ्रीका में है। अफ्रीका में जो दक्षिण अफ्रीका एरिया है, साउथ मान लो, जो इधर साउथ अफ्रीका बोलते हैं नीचे एरिया, केप टाउन, या इधर जो इसको बोलते हैं कालाहारी डेजर्ट, कालाहारी रेगिस्तान। इसमें से कौन सा पेयर करेक्ट है, आप अपना आंसर मार्क कीजिए। ए है क्या फर्स्ट और सेकंड, बी है सेकंड एंड थर्ड, सी है थर्ड ओनली, और डी है सेकंड ओनली। सी आंसर इसका करेक्ट है। पहला पेयर इनकरेक्ट मैच है। बोदांस क्या है, डेजर्ट ड्वेलिंग है, ये रेगिस्तान में रहते हैं। अर्ब नोमैटिक पेस्ट्रोलिस्ट, जो मान लो घूमने वाले रहते हैं, जो अपने चारवाह हैं, पशु पक्षी रखते हैं उनको, तो ये सहारा डेजर्ट और अरबियन डेजर्ट में मिलते हैं। जो सहारा मरुस्थल है वहाँ पे ये मिलते हैं बेदोन्स। और जो मतलब जो भी साउथ अफ्रीका का ऊपर का एरिया जो सहारा डेजर्ट बोलते हैं, क्या वहाँ पे ये रहते हैं। और ये पेगमाइस हैं, क्या है,
ये वहाँ के रहने वाले हैं, सेंट्रल अफ्रीका के, जैसे कोंगो वगैरह के पास रहने वाले ये सेंट्रल अफ्रीका के हैं। मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के ही सारी जाती हैं। बेदोन्स ऊपर रह गए जो सारा डेजर्ट में, बीच में सेंट्रल अफ्रीका में कोंगो बेसिन वगैरह में ये दूसरे नंबर के हैं, इनका नाम है पैगमाइज। एंड द थर्ड वन इज बुशमैन। क्या है ये? कालाहारी डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, जहाँ पे साउथ अफ्रीका और नीचे रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और ये फैक्चुअल क्वेश्चन है, आपको याद रखना पड़ेगा कि कालाहारी डेजर्ट में कौन सी जाति रहती है। नीचे बुशमैन बोलते हैं जिनको, और बीच में आपके जितने भी ये हैं इनको स्टैमाई बोलते हैं, जो जाति रहती है जिसके आपके कोंगो वगैरह एरिया के बेसिन के आसपास, और सहारा डेजर्ट में बेदोन्स रहते हैं। तो आपको शायद याद हो गया होगा ये। एंड अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 30 क्वेश्चन। द वेदर ऑफ द मसूरी ऑन द 7 फरवरी 2021। 7 फरवरी 2021 को डिस्क्राइब किया था। क्लियर स्काई, काम एयर, बिल्कुल साफ और कूल एयर थी। रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ 85% ह्यूमिडिटी थी। एंड द एयर टेम्परेचर इज़ -1 डिग्री सेल्सियस। मतलब टेम्परेचर क्या है एयर में? -1 है। ये सर्दियों की बात हो रही है। मतलब विच ऑफ द फॉलोइंग विटनेस बाय द ट्रेनीज एट लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी एडमिनिस्ट्रेशन 6 बजे फिजिकल ट्रेनिंग सेशन। मतलब ये क्वेश्चन है कि भाई 6 बज गए हैं और लाल बहादुर शास्त्री अकेडमी जो लबासना बोलते हैं वो उत्तराखंड मैसूरी में है। तो वहाँ पे क्या है कि -1 डिग्री टेम्परेचर है, ठंड है, तो वहाँ पे क्या जमेगा? ड्यू, ओस जमेगी, फोग जमेगा, कोरा जमेगा, या मिस्ट धुंध होगी, या डी फ्रोस्ट होगा, पाला होगा। तो सोल्यूशन इसका डी है, पाला पड़ेगा वहाँ पे। आइडियल कंडीशन फॉर्मेशन ऑफ द ड्यू, फोग एंड मिस्ट फ्रोस्ट आर द क्लियर स्काई। साफ आसमान होना चाहिए अगर जब ओस पड़ती है, फोग आता है, मिस्ट आता है, फ्रोस्ट आता है। इनकी डेफिनेशन में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है। हाँ, ये क्या जानते हैं? तो हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, कोल्ड लॉन्ग नाइट्स, लंबी और ठंडी रातें होती हैं। द डिफरेंस इज वेयर टेम्परेचर द एयर इज बिलो अबव फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द वाटर। मतलब ये डिफरेंस कहाँ आता है कि फोग बनेगा या उसमें फ्रोस्ट जमेगा? तो बस टेम्परेचर में आता है कि फ्रीजिंग पॉइंट 0 डिग्री से ऊपर है या नीचे है, इसमें ही डिफरेंस आता है कि फोग बनेगा, ओस बनेगी, मतलब कितना ठंडा है उस पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट, इसलिए वहाँ तो फ्रोस्ट जमेगा, पाला इसलिए इनकरेक्ट है। पर ड्यू की कंडीशन देख लेते हैं। जो ड्यू है, ओस बोलते हैं इसको। वाटर ड्रॉपलेट्स है, मान लो अपने पत्तों पे खेत में भी जाते हुए देखा होगा कि वाटर ड्रॉपलेट्स मिलते हैं कूलर सरफेस पे, किसी भी चीज़ के मटेरियल पे। नेसेसरी दैट एयर टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट है 0 डिग्री उससे ऊपर ही रहेगा, उससे नीचे नहीं आएगा, तब ओस जम जाएंगे। फोग क्या है? जब मान लो धुंध, कोरा बोलते हैं जिसको, फोग इज ए क्लाउड इट्स बेस एट वेरी नियर टू ग्राउंड। मतलब एक मान लो बादल बन गया जो ग्राउंड सरफेस, अर्थ के सरफेस से थोड़ा सा ऊपर रहता है। एयर टेम्परेचर अबव द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट से 0 डिग्री से ऊपर ही रहता है इसमें भी। मिस्ट एंड फोग, और मिस्ट और फोग के बीच में क्या डिफरेंस है? मिस्ट कंटेन्स मोर मॉइस्चर देन द फोग। कोरा ज़्यादा उसमें मॉइस्ट रहती है, फोग में कम रहती है, बस इसमें इतना डिफरेंस है मिस्ट और फोग में। और फ्रोस्ट क्या होता है? फ्रोस्ट फॉर्म्स द कोल्ड सरफेस व्हेन द कंडेंसेशन टेक प्लेस बिलो द फ्रीजिंग पॉइंट। 0 डिग्री से नीचे टेम्परेचर आएगा, फ्रोस्ट हो जाएगी, सब चीज़ें जमने लग जाएंगी। तो छोटी छोटी आइस रहती है, ड्रॉपलेट्स रहते हैं, तो ये 0 से -1 टेम्परेचर रहता है यहाँ पे। और 7 फरवरी के आसपास मसूरी में बर्फ़ पड़ती है, इसको फ्रोस्ट बोलते हैं। तो विंटर क्या है? 85% हाई रिलेटिव ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, 85% तक रहती है, तो इसलिए डी आंसर इसका करेक्ट है। और ये हिंदी में आपको आंसर प्रोवाइड किया हुआ है। That's all friends. I will come tomorrow with more questions, and please share my videos among your friends so that they can acquire knowledge within the free amount, and that is very propitious for the competitive exam. Nowadays in the pandemic situation, government is not conducting any exam, but in future after 2 or 3 minutes so many exam will come, and that would be very propitious for the student who are going to compete along with the another candidate. Thank you friends. Bye. I will come tomorrow.